Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hub with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with another video of chapter number 2 Federalism class 10 Political Science. जिसने भी अभी तक हमारे इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, we request you to kindly go through it ताकि आपको ये पार्ट समझ आ सके. ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, क्योंकि इसी चैनल पे हम आपको आगे 10th क्लास के और वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी अपडेट देंगे. सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्लीज फॉलो अस एंड प्लीज गेट बैक टू योर स्टडीज बिकॉज टाइम इज लेस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस टॉपिक. तो आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन एंड फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है. पिछले वीडियोस में हमने ये पढ़ा था फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के क्या ऑर्गन्स होते हैं, कितने टाइप की लिस्ट होती है, कौन सी लिस्ट में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, वो हमने हमारे पार्ट फर्स्ट में कवर किया है. सो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इंडियन फेडरेशन का फीचर, यानी कि हमारे इंडिया में जो फेडरेशन है वो कैसा है. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स. इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है सबके पास इक्वल पावर्स नहीं होती है, यानी कि इंडिया की कुछ स्टेट्स के पास में तो बहुत ज्यादा पावर है, कुछ के पास कम है. ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई स्टेट साइज में बहुत बड़ी है, कोई स्टेट साइज में बहुत छोटी है, इसलिए हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उसमें रहने वाले लोगों के हिसाब से पावर्स मिली हुई है. सेकेंड थिंग, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज पावर शेयरिंग. पार्लियामेंट जो है कंट्री का वो अपने आप से पावर शेयरिंग को बदल नहीं सकता है, यानी कि जो ऑर्गन जो पावर को प्रिसाइज कर रहा है वो बदल नहीं सकता है. These changes need the approval of both the houses of parliament. पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. ना तो लोकसभा अपने बेसिस पे कोई डिसीजन ले सकता है, ना ही राज्यसभा अकेला अपने बेसिस पे कोई डिसीजन ले सकता है. यानी कि अगर कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट में अप्रूव होगा तो उससे इन दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए. कौन कौन से दोनों हाउसेस? लोकसभा और राज्यसभा. ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा अकेला ले ले और ऐसा भी नहीं हो सकता कि राज्यसभा अकेला कोई डिसीजन ले ले. इन दोनों हाउसेस को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करने के बाद इन दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए. दोनों हाउसेस की 2/3 पॉपुलेशन का अप्रूवल होना चाहिए, तभी एक डिसीजन जो है वो आगे फॉरवर्ड होता है और इंप्लीमेंट होता है पार्लियामेंट में. थर्ड वन, जुडिशरी जो है यानी कि न्यायपालिका जो है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और प्रोसीजर्स की इंप्लीमेंटेशंस को देखता है. जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि कोई भी इंप्लीमेंटेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है, कोई भी चीज नई आ रही है या कोई भी पुरानी चीज खत्म हो रही है, तो उसकी वजह से सिटीजन्स को या किसी और ग्रुप ऑफ पीपल को कोई हार्म ना हो. अगर जुडिशरी को ये लगता है कि किसी नई चीज के आने से किसी के साथ में कोई किसी तरह का खिलवाड़ हो रहा है या कोई ग्रुप डिसबेनिफिट हो रहा है, तो जुडिशरी उस डिसीजन को खारिज कर सकती है, खत्म भी कर सकती है. यानी कि ये जुडिशरी का काम है कि वो ये देखे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा तो जुडिशरी उसको खत्म भी कर सकती है. तो यानी कि जुडिशरी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करके रखती है. ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ताकि कोई हाउस, कोई ऑर्गन, कोई इंसान किसी तरह से लोगों का बुरा ना करे, लोगों के साथ खिलवाड़ ना करे. तो इंडियन फेडरेशन के फीचर्स से हमको ये समझ आ गया कि हमारी कंट्री का जो फेडरेशन है वो इस प्रकार का फेडरेशन है जिसने सबको इक्वल राइट्स दे रखे हैं, जो नहीं चाहता कि किसी के भी राइट्स के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हो, जो ये नहीं चाहता कि कोई भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो किसी तरह से किसी गलत फंक्शनिंग में इन्वॉल्व हो जाए. तो इस तरह का फेडरेशन ही किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है. तो हर डेमोक्रेसी वाला हर फीचर हमारी कंट्री के फेडरेशन में है. Now moving on to our next topic, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. पहला है इसमें लिंक
ठीक है। 1947 में कुछ ओल्ड स्टेट्स जो थी कंट्री की, उनकी जो बाउंड्रीज थी उन्हें चेंज किया गया ताकि नई स्टेट्स बनाई जा सके। 1947 में जब हम आजाद हुए, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसके बाद इंडिया के पास में बहुत बिखरी हुई कंट्री थी। उस बिखरी हुई कंट्री को समेटने के लिए इंडिया ने कुछ स्टेट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया, कुछ स्टेट्स को नई स्टेट्स का नाम दे दिया और कुछ की बाउंड्रीज भी बढ़ा दी, कुछ का सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वो एग्जैक्टली कौन सी स्टेट में है। ये क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया में हर जाति का, हर भाषा बोलने वाला इंसान रहता था, हर जेंडर का पर्सन यहाँ पर रहता था। तो इंडिया नहीं चाहती थी कि कल को किसी के मन में भी ये बात आए कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो हम पर रूल कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने क्या किया, अपनी स्टेट्स की बाउंड्रीज को या तो बदल दिया, पुरानी स्टेट्स को या तो खत्म कर दिया, या उनको एक नया नाम दे दिया, दो स्टेट्स को आपस में मर्ज करके एक स्टेट बना दिया। ये सारे मेजर्स इंडिया ने लिए। इन मेजर्स को लेने के बाद में क्या किया इंडिया ने? लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाई और दूसरा था कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बनाई। हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है और हर स्टेट का अपना एक कल्चर भी है। इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने स्टेट्स बनाई। नेक्स्ट, लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी? तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, आई होप सबको समझ आ गई होगी कि ऐसी स्टेट्स जो रिलीजन के जो लैंग्वेज के बेसिस पे एंड कल्चर के बेसिस पे बनी, वो थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और ये स्टेट्स बनाने के पीछे का मकसद ये था, इंडिया ये चाहती थी कि उसके सिटीजन्स को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके जिसमें वो रह सके, अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सके। तो पहली पॉलिसी सबको क्लियर हो गई। सेकंड पे चलते हैं, व्हिच वाज योर लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। आज भी हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। जितना भी काम होता है भारत में वो सारा हिंदी में होता है, ऑफिशियल वर्क। इसके अलावा 21 और लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। हर स्टेट की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है वो हिंदी के साथ में यूज होती है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। यानी कि हिंदी तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके साथ साथ इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इन दोनों को ऑफिस के वर्क के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा 21 और लैंग्वेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट करी है और हर एक स्टेट की अपनी खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद थर्ड है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन बना के रखना, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो स्ट्रेंथन्ड फेडरलिज्म इन इंडिया। अब आज के वक्त में क्या होता है, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वही पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। इसलिए हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी हद तक स्ट्रेंथन हो गया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेती है लोगों के वेलफेयर के लिए। सेकंड है, आफ्टर 1990 मैनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज इन द कंट्री और इसकी वजह से क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ। यानी कि 1990s में क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई इलेक्शन लड़ने। इसकी वजह से क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट्स जब जीत गई तो उन्होंने साथ में मिलकर मिली जुली सरकार बनाई जिससे बोला गया कोलिशन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब दो रूलिंग पार्टीज को सेम मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलते हैं तो वो मिलके क्या बना लेती है, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को किसी भी तरह से डिसमिस नहीं कर सकती है। तो ये जो थे ये फीचर्स थे हमारी कंट्री के फेडरेशन के, और इसके अलावा हमारी कंट्री में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। वी होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. We'll be back with the next video. Till then, thank you.